So have we started? Yes, chalo. Let me hide this. So मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से 10 सवाल करेंगे साइंस के, जो कि आपको ज़रूर करने चाहिए। 10 सवाल का एम यही होगा वापस से कि ये ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिलेंगे नहीं, बट एक क्वेश्चन अपने आप में 2 या 3 क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट्स उससे रिवाइज होने जा चाहिए। मेन एम ये है। और अब तो 30 ही दिन बचे हैं एग्जाम में, तो आपको पढ़ाई तो करनी ही चाहिए। और काफ़ी हैं, 30 दिन तो काफ़ी होते हैं रिवीजन के लिए। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो काफ़ी है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए भी काफ़ी है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें फिर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज एन आइसोटोप ऑफ वाई। और वाई के बारे में बता रखा है एटॉमिक नंबर 91 है, एटॉमिक मास 222 है। एंड एन आइसोटोन ऑफ जेड। जेड के बारे में भी बता रखा है, एटॉमिक नंबर 90 है और एटॉमिक मास 181 है। और मेरे से पूछ रहा था एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज क्या है। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको दो चीजें बता देना चाहूंगा। लेट मी सेलेक्ट अ पेन। जैसे अगर y लिखा हुआ है, राइट, तो y को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। y यहाँ पे एटॉमिक नंबर मान लो 91 है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखूंगा मैं। और यहाँ पे अगर 222 है एटॉमिक मास, तो यहाँ पे 222 लिख दूंगा। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो टेल्स मी कि जो y है उसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 91 और एटॉमिक मास इज 222। सिमिलरली z का होगा तो नीचे वाला जो है जहाँ 91 है वहाँ ये 91 बताता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर में जो है वो बताता है एटॉमिक मास। इसमें एक चीज हमको जो ध्यान रखना है, जो एटॉमिक नंबर है दैट इज ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और सिंस दिस इज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, चूंकि ये न्यूट्रल है, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। सो इस केस में y के केस में सिर्फ और सिर्फ y अगर हम ध्यान दें, तो y के केस में 91 is atomic number, that is only the number of electrons, that is only the number of protons। अब मुझको ये बताओ 222 है, that is atomic mass। एटॉमिक मास कॉन्स्टिट्यूट क्या क्या करता है? एटॉमिक मास में कुछ नहीं होता है। एटॉमिक मास में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। एटॉमिक मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 91। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 222 माइनस 91, राइट। ये कर दो आप, ये आपको मिल जाएंगे। बट अपना क्वेश्चन ये नहीं था, ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी। अपना क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज एन आइसोटोप। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, आइसोटोप और आइसोटोन। ये क्या होता है देखते हैं। ये देखो मैंने लिख रखा है आइसोटोप का मतलब हुआ सेम एटॉमिक नंबर। चलो ये बढ़िया चीज जान ली हमने, सेम एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स सिंस एक्स इज एन आइसोटोप ऑफ वाई, तो इसका मतलब है x का भी एटॉमिक नंबर जो है वो 91 ही होगा, करेक्ट, क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर होता है। तो x का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 91 ही होगा। ये मैंने लिख लिया x 91। ये यहाँ पे जो मैं लिखूंगा दैट विल बी एटॉमिक मास। तो अब देखते हैं। सो x इज एन आइसोटोप ऑफ y, y का एटॉमिक नंबर 91 है, सो x का भी एटॉमिक नंबर 92 होगा। एन आइसोटोन ऑफ Z, आइसोटोन का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। लेट मी सी वंस अगेन, करेक्ट। आइसोटोन का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब है कि X में उतने ही न्यूट्रॉन्स होंगे जितने कि Z में हैं। Z में कितने न्यूट्रॉन्स हैं कैसे पता करेंगे? तो Z को मैं लिख लेता हूं यहां पे। Z 90 और 181 है, करेक्ट। सो लेट अस राइट Z ऑल्सो। Z 90 और 181।
181 है। अब देखो Z90 और 181 है, तो 190 इसमें क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, 90 इसमें हो जाएंगे प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास इसका 181 है। इसका मतलब 181 जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमको पता करने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हमको मालूम है, जेड के, हाँ जेड के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम है। क्यों, जेड के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही होंगे जितने कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके 90 हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 181 माइनस अगर 90 करेंगे तो क्या निकलेगा, 181 माइनस 90 करेंगे तो 91, दैट इज इक्वल टू number of neutrons in Z. And since X is an isotone of Z, so X will also have the same number of neutrons. Am I right? You're right. So 91 will be the number of neutrons in X also. 91 is the number of electrons in X also, which we have already got from the first equation that कि X जो है वो isotope है Y का. So 91, 91, 182. So 182 will be the mass. So the correct answer will be A. I hope I made it clear. और कुछ कुछ जान लेते हैं क्या है। आइसोटोप्स के बारे में बता दिया, सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। सेम एटॉमिक नंबर होने का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है, सिर्फ न्यूट्रॉन डिफर कर रहा है। आइसो मीन्स सेम, पी स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन, आप देख लेना ये। आइसो बार का मतलब होता है सेम एटॉमिक मास, आइसोटोन का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ ये तीन चीजें जाननी है अपन को, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। ये सवाल करते हैं, कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, if the area between sun and earth is replaced by water, then light will take 499 seconds to reach earth. Then also light will take. इससे एक जानकारी मुझे मिल रही है, अगर मैं बी स्टेटमेंट पढ़ूं तो इन नॉर्म ये कहना चाह रहा है कि अगर एरिया सन और अर्थ के बीच का एरिया जो कि अभी एयर और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिप्लेस कर दें पानी से, तो भी 499 सेकेंड्स लगेंगे सनलाइट को अर्थ पे पहुंचने के। इसका मतलब नॉर्मल सिचुएशन में इन द प्रेजेंट सिनेरियो द सन इज टेकिंग ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली सनलाइट इज टेकिंग 499 seconds to reach the earth surface. दिस इज व्हाट आई कैन गेट अभी के हिसाब से इस क्वेश्चन को पढ़ने से। कह रहा एनर्जी ऑफ ब्लू लाइट इज मोर देन रेड लाइट एंड कैलोरी इज अ लार्जर यूनिट देन जूल। कैलोरी किसका यूनिट है और जूल किसका यूनिट है, दोनों सेम चीज का यूनिट है क्या? ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो उसमें हमेशा लाइट ईयर के बारे में पूछा रहता है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, राइट? इट इज द distance traveled by light in 1 year. Similarly, astronomical unit is also a unit of distance only. However, astronomical unit is a smaller unit of distance when we compare it with light year. लाइट ईयर एक बड़ा यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक छोटा यूनिट है डिस्टेंस का। एक और यूनिट होता है, अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करो तो 10⁻10 के रेंज में आता है, और लाइट ईयर मुझे लगता है 10⁻15 और 16 के रेंज में था, 9 × 10⁻15 होता है। तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻16। एक और यूनिट होती है पासेक, दैट इज स्टिल अ बिगर यूनिट देन लाइट ईयर। अब देखो व्हाट हैपेंस इफ वी अगर हम मीडियम हटा दें एयर का जो अभी बना हुआ है सन और अर्थ के बीच में और रिप्लेस कर दें लाइट से, सॉरी वाटर से, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन डालने का मेरा सिर्फ एम ये था कि मीडियम चेंज होता है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। हाउ एवर फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स पे डिटरमिंड होती है। लाइट की सोर्स अभी भी वही सन ही है, सन ही सोर्स है। तो आप मीडियम कितना भी चेंज कर दो, एयर रख दो, वाटर रख दो, गैस रख दो, सॉलिड रख दो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विल स्टिल रिमेन द सेम। However, the speed of light in that particular medium will change. As the distance between sun and earth is same, the speed is changing, so the time taken will also change, as speed is equal to distance by time। तो टाइम स्पीड सेम चेंज हो रहा है, डिस्टेंस वही है, तो टाइम को चेंज
होना ही पड़ेगा। अब कह रहा है एनर्जी ऑफ ब्लू लाइट इज मोर देन दैट ऑफ रेड लाइट। पता नहीं मुझको। कह रहा है कैलोरी इज अ लार्जर यूनिट देन जूल। एग्जैक्टली 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच जूल? 4.18 या फिर 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। किसकी यूनिट है ये आप मुझको बताओगे कमेंट में, कैलोरी और जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी ऑफ ब्लू लाइट इज मोर देन दैट ऑफ रेड लाइट। करेक्ट, एनर्जी ऑफ ब्लू लाइट हमेशा ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। आउट ऑफ द विबग्योर लाइट्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। हेंस द एनर्जी विल बी लेस। तो एनर्जी लेस है तो ब्लू, रेड लाइट की तो ब्लू की ज्यादा होगी। ए गलत हो गया क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 499 सेकेंड्स नहीं लगेगा अब। ब्लू लाइट की ज्यादा है, सही स्टेटमेंट है। डी भी सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट्स क्लियर कि वेट यार, फोन आ रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। चलो लेट्स कंटिन्यू विद दिस, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट हैज हैपेंड? ये सवाल 5 बार तो नहीं लिया? नहीं, ठीक है चलो। देखो, हाँ ये कहना बताना चाह रहा था मैं। जब भी व्हाइट लाइट है ग्लास प्रिज्म से जा रहा है, तो आप इसको देख लो, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आप देख रहे हो सबसे ज्यादा बेंड कौन सा हो रहा है? वॉयलेट। मोर द एनर्जी मोर विल द बेंडिंग, इस तरह से मैंने याद करा है। जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी उतनी बेंडिंग होगी। अब आप देखो इसी तरह एक यहाँ पे एक अगर आप इन्वर्टेड पिरामिड लगा दो, तो ये सारी लाइट मर्ज होके व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होके निकलेगी। देखो ये बढ़िया सवाल है। Two elements A and B are mixed in a definite proportion and an alloy bronze is achieved। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं ब्रॉन्ज किससे किससे बनता है। अपन को पता है क्या ब्रॉन्ज किससे बनता है? ब्रॉन्ज बनता है कॉपर, पेन ले लेने दो भाई। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर से, और जिंक से बनता है या लेड से बनता है? लेड से, टीन से बनता है, सॉरी, लेड नहीं, टीन। लेड तो पीबी होता है। ठीक है। और ब्रास किससे बनता है? ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से। अब सुनो क्या कह रहा है, टू एलिमेंट्स ए एंड बी आर मिक्स्ड इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड एन अलॉय ब्रॉन्ज इज अचीव्ड। अब कह रहा है बी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ सी से और ए के साथ ही मिला रहा हूँ, तब मुझे ब्रास मिलता है। व्हाट कुड बी ए बी एंड सी? अच्छा, ये देखो, ये इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। अब कह रहा है बी को आप रिप्लेस कर दो सर। बी को मैंने रिप्लेस कर दिया किसी और चीज से, सी से, और मुझे ब्रास लेना है। ब्रास में क्या होता है? ब्रास में कॉपर और जिंक होता है ना? तो ये हो जाएगा हमारा सी, राइट। ए हमारा है कॉपर, बी है एसएन, सी है जिंक। कॉपर, एसएन, जिंक, डी विल बी माय आंसर। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड द थिंग्स। कुछ नहीं है, ये अलॉयज का क्वेश्चन है, मुझे सिर्फ आपको इतना बताना था इससे कि ब्रास का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होता है और ब्रॉन्ज का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या होता है। इसके साथ मैंने कुछ और लिस्ट डाउन कर रखे हैं, वो भी देख लेते हैं। ब्रास होता है कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज होता है कॉपर एंड लेड, सॉरी कॉपर एंड टीन, शोल्डर होता है लेड एंड टीन, स्टेनलेस स्टील होता है आयरन, कॉपर, क्रोमियम, निकल, ये अपन को याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेनलेस स्टील वाला काफी इंपॉर्टेंट है। जर्मन जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। बचपन में बोर्ड एग्जाम में ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, सबसे ज्यादा यही पूछते थे। जर्मन सिल्वर में आपको एजी भी ऑप्शन में दे देंगे, एजी मतलब सिल्वर, बट नहीं होता, कॉपर, निकल, जिंक होता है। बाकी ये मैग्नेरिल तो बहुत आसान है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है तो MgNAl। स्टील होता है FeNC, आयरन, कार्बन। और यही स्टील, स्टेनलेस स्टील में जब जाओगे तो FeC तो रहेगा ही, क्रोमियम और निकल भी आ जाता है, राइट। अब देखो, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, बिहार के लिए है। डगमारा मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? कटिहार, वेस्ट चंपारण, गया, सुपौल। ये बहुत आसान सवाल है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा मुझे लगते हैं पर्सनली।
बहुत न्यूज़ में भी रहा है ये। इसका आंसर सुपौल है, आप लोगों को सभी को पता होगा, ये बस मैंने ऐसे रिवीजन के लिए दे दिया है। अब मुझे बताओ, दिस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, सोन और कोसी? बताओ। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो आप एकदम आसानी से बता सकते हो कि ये कौन से रिवर पे है। ठीक है। सुपौल में कौन सी नदी बहती है? कोसी बहेगी या सोन बहेगी? सुपौल नॉर्दर्न बिहार में है। इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दूंगा, आपको बताना है। Which of the following soil, if made a solution with water, have the chances of turning blue litmus to red? बहुत प्यारा सवाल है। ये सवाल साइंस का है ही नहीं, ये सवाल है ज्योग्राफी का। मैंने इसलिए लिया है ताकि आप के ज्योग्राफी के टीचर को आप खुश कर सको, उनका आंसर आप सही दो। He'll be very happy because he has taught you in a very different way and very scientific way. All I'm asking is, see, ब्लू लिटमस टू रेड मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, अनिल, अम्ल जो है नीले से लाल में कन्वर्ट करता है। मतलब पूछ रहा है विच सॉइल इज एसिडिक इन नेचर। सी, आई हैव नॉट मेड द क्वेश्चन की I have asked have the chances of turning. I'm not telling you that will definitely turn it from blue to red, but these have the chances of matlab of turning it. All I'm asking is which of the soil is acidic? Is Piedmont soil acidic? Piedmont कहाँ पाया जाता है? वेस्ट चंपारण वाले एरिया में। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सारे सॉइल्स आप देख लो और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो और अपने ज्योग्राफी वाले टीचर को बताओ कि आप ज्योग्राफी सही से पढ़ रहे हो। इसमें मेरा मेरा बताने का सिर्फ एक मकसद है, वो मैं यहाँ बता देता हूँ। पीएच रेंज की चीज मैं बता देता हूँ। ये वाला ग्रीन से कभी नहीं लिखा, मजा आ जाएगा ग्रीन से लिखने में। ये पीएच स्केल है। ये 7 है न्यूट्रल, इसके इधर वाली कहानी है एसिडिक, इसके इधर वाली कहानी है बेसिक। देखो, एसिडिक मतलब HCl एसिड है, उसमें H प्लस आयन होता है। H2SO4 एसिड है, उसमें भी H प्लस आयन होता है। HNO3 एसिड है, उसमें भी H प्लस आयन होता है। तो जितने भी एसिडिक कंपोनेंट है, एसिडिक सब्सटेंस है, सब में H प्लस आयन होगा। हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, हायर विल बी द एसिडिसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। नाउ यू टेल मी कि पीएच वैल्यू 5 ज्यादा एसिडिक होगा या पीएच वैल्यू 7 एसिडिक होगा? 7 न्यूट्रल है। मतलब इट्स वेरी कॉमन सेंस कि पीएच स्केल में जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे एसिडिटी कम होती जाएगी। तो pH value 2 will be more acidic than pH value 5, pH value 1 will be more acidic than pH value 2, right? तो since pH value 1 is more acidic than pH value 2, H plus आयन किस में ज्यादा होंगे? pH value 1 वाले में ज्यादा होंगे। अब इसको कैसे मैंने याद रखा है? अगर मान लो इसमें ये pH 3 है, pH ये 2 है, pH ये 1 है, pH। अब इसमें देखो कि अगर यहाँ पे 10 है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ 100 होगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ 1000 होगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। एक पीएच वैल्यू के घटने से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 फोल्ड्स बढ़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं इसको 4 कर देता हूं मान लो यहाँ, तो अब आप मुझको बताओ कि यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? ऑब्वियसली 1 होगा, तभी तो 3 पे गए तो 10 हुआ ना, 2 पे गए तो 1000 हुआ। अगर मैं इसको 5, हाइपोथेटिकल है ये, जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, बस मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 4 से 3 होने पे 10 टाइम्स बढ़ेगा, 3 से 2 होने पे 10 टाइम्स बढ़ेगा, 3 से 1 होने पे 10 टाइम्स बढ़ेगा। 5 है तो यहाँ पे 0.1 होगा। करेक्ट। दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल। चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू मस्ट गो थ्रू दिस बिफोर
अटेम्प्टिंग योर एग्जाम से पहले आपको ये जरूर करके जाना चाहिए। इट इज रिलीज बाय आईटीयू। आईटीयू क्या है? इंडियन टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। एग्जैक्टली, इट इज रिलीज बाय आईटीयू। Cyber Security Index 2021 has been released by ITU. India has got 10th rank, बहुत ज़्यादा 34 या 37 प्लेस का जंप है लास्ट वाले से, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। वो जंप तो नहीं पूछेगा बट 10th रैंक है, ज़रूर याद रखना है। अमेरिका हैज़ टॉप द लिस्ट, एकदम अमेरिका हैज़ टॉप द लिस्ट, और दो कंट्रीज हैं जो सेकेंड आई हैं। अब डी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल स्टेटमेंट हो जाता है, मैंने नहीं पढ़ा है। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू बुडापेस्ट कन्वेंशन और साइबर क्राइम। आई डोंट नो, बट सिंस आई नो ए बी सी आर करेक्ट, so E will definitely be the answer since more than one are correct. D is not correct statement, obviously. D is India is not a signatory to Budapest Convention on Cybercrime. This is just an extra information which I wanted to convey, since आपको लगेगा कि इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी हो गई है साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी में, तो इट मस्ट बी अ सिग्नेटरी, बट इट इज नॉट। India has not signed anything as such. Convention of Cybercrime. India is it is an international treaty that seeks to address internet and computer crime. Very correct. See here, हाँ, इंडिया कितना से बढ़ा है? 37 प्लेस से बढ़ा है। एंड इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, कहीं लिखा है मैंने? हाँ, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन। सी, है ना? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आईटीयू का फुल फॉर्म होता है। इससे पहले मैं ये सवाल करना चाहूंगा, और कुछ है क्या सवाल अच्छे जो मैं बताना चाहूँ? ये नाइन्थ क्वेश्चन बड़ा प्यारा सवाल है, पहले ये करूंगा मैं। ये सवाल कराने का मतलब क्या है कि थोड़ा आपका मैथ्स वाला पोर्शन भी कवर हो जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए। चलो भाई, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। ब्लू लेते हैं क्या? यहां से एक आदमी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है ए, एंड देन मूव 5 किलोमीटर ईस्ट वर्ड्स। 5 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट अपन को पता है इधर होती है, मैं ऐसे याद रखता हूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, मैंने ऐसे याद रखा हुआ। 5 किलोमीटर ईस्टवर्ड्स एंड टर्न्स राइट। इसको मैं कह सकता था कि टर्न साउथ भी कह सकता था, बट मैं राइट और लेफ्ट में इसलिए दे रहा हूँ कि मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं राइट कहाँ। देखो, अभी इस इंसान की मूवमेंट ऐसे है, आप अपने आप को यहाँ खड़ा करो और बताओ आपका राइट क्या होगा। ऑब्वियसली दिस विल बी योर राइट। कितना कितना किलोमीटर चला वो भी मैं लिख लेता हूँ, 5 और 5 चला है। ये इंसान ने 5 चला है सर, ये इंसान ने भी 5 चला है, और अभी इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये है। आई होप आई एम गेट मेकिंग इट क्लियर। और कह रहा है कि 5 किलोमीटर चलने के बाद ही अगेन टर्न्स राइट एंड मूव्स 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स राइट। ये इंसान वापस से टर्न राइट होता है। यहाँ पे अपने आप को खड़ा करो और बताओ टर्न राइट होगा कहाँ? यहाँ। और 5 किलोमीटर चलता है और रीचेज अ पॉइंट बी। दिस इज अ पॉइंट बी। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ए और बी का डिस्टेंस यहाँ पूछ रहा है। ऑब्वियसली दिस विल बी 5 किलोमीटर्स, दैट इज नॉट एन इशू फॉर मी। वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, 5 किलोमीटर आंसर है। बट यहाँ पूछ सकता है कि ए से कौन से डायरेक्शन में बी पॉइंट है। इन दिस केस दिस इज एट साउथ डायरेक्शन। अगर वो इंसान यहाँ होता और ये डायरेक्शन पूछ रहा होता आपसे, दिस वुड हैव बीन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर वो इंसान समहाउ यहाँ पहुंच जाता और ये डायरेक्शन पूछता आपसे, तो ये होता आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर इस डायरेक्शन में होता तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता, और सिमिलरली अगर डाउनवर्ड्स में इस डायरेक्शन में होता तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर, इसमें कोई डाउट ना रहे आपको। 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन अच्छा सवाल है। 10th है, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक वेट। ये जो क्वेश्चन है 10वां, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही रिलेटेड मैंने सारे करंट अफेयर्स और कुछ एक डी ऑप्शन जो है स्टैटिक ऑप्शन। इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे इज दिल्ली लखनऊ।
बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आपने पढ़ा होगा। ये दिल्ली लखनऊ नहीं है, ये दिल्ली और जैसलमेर है, जयपुर है, क्या है, दिल्ली और चंडीगढ़ है। इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली सिटी विल बी इन एमपी ना, एक केवड़िया विलेज है, दैट इज इन गुजरात। सो पहला हाईवे कहाँ है, दिल्ली चंडीगढ़ में है। ऑब्वियसली आप दिल्ली चंडीगढ़ अगर गए भी हो तो आपको पता चल जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं का सपोर्ट करता है। अभी बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस करना नहीं है इनको, दिल्ली लखनऊ विल बी आई गेस मोर देन दिल्ली चंडीगढ़। फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल एमपी में हो ही नहीं सकता है, फर्स्ट है तो मोदी जी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में करेंगे, अपने यहाँ लाएंगे। गुजरात में है, केवड़िया विलेज है। Japan has become the first country in the world to mandate the installation of electric vehicle chargers in all newly built homes. No, this is not Japan. However, आपको देख के लग रहा होगा कि जापान बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है, बट नो, दिस इज नॉट जापान, दिस इज इंग्लैंड विच हैज मेड इट कंपल्सरी कि जितने भी नए मकान बनेंगे उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स बनना ही है। केवीए इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। केवीए होता क्या है, केवीए मतलब किलो वोल्ट एम्पियर। केवीए वो यूनिट है जो आपके इसके रीडिंग्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के उस पे रीडिंग पे लिखा रहेगा, जो भी बैटरीज होगी। तो केवीए है किलो वोल्ट एम्पियर। किलो मतलब 10⁻³ है, वोल्ट मतलब उससे आप वोल्टेज मेजर करोगे, एम्पियर है, एम्पियर से आप करंट मेजर करते हो। सो वोल्ट इनटू एम्पियर, करंट इनटू वोल्टेज, दैट इज पावर की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट नहीं है। सो इसमें सारे गलत हैं, ये गलत है, यहाँ पावर हो जाएगा। ये गलत है, यहाँ जापान ना हो के इंग्लैंड हो जाएगा। ये गलत है, यहाँ एमपी ना हो के गुजरात हो जाएगा। ये गलत है, यहाँ लखनऊ ना हो के दिल्ली चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। नाइन्थ भी अपन ने कर लिया। हम्म, ये कह रहा है, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। लाइट व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस whereas frequency remains same. आई एम नॉट श्योर अबाउट वेवलेंथ, बट मैं ये बता सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी ही। अभी मैंने बताया फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ द लाइट। अगर सोर्स ऑफ लाइट सेम है, अगर मान लो मैंने अपने एक रूम में बल्ब जलाया है और सामने वाले वाले वॉल में दो छेद किए हैं, दोनों छेद से लाइट जा रही हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, क्योंकि सोर्स अभी भी वही बल्ब है मेरा। उसी तरह यहाँ पे सोर्स सनलाइट है और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी ही होगी, चाहे वो सनलाइट पानी में जा रहा हो, चाहे वो सनलाइट हवा में हो, चाहे वो सनलाइट मेरे घर के अंदर हो, चाहे वो सनलाइट किसी सॉलिड ग्लास से पास कर रहा हो, द फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। बट हाउएवर अभी हमने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है बट वेलोसिटी चेंज हो जाती है ना। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है बट वेलोसिटी चेंज हो जाती है। c इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। इसको c ना बोल के वेलोसिटी बोल देते हैं, v बोल देते हैं, है ना। चलो, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। मैं कह रहा हूं फ्रीक्वेंसी इज सेम, ये सेम है। कह रहा हूं ये भाई साहब चेंज हो रहे हैं, तो इधर तो एक ही क्वांटिटी बची ना जो इसको चेंज कर सकती है, यानी लैम्डा। लैम्डा यानी वेवलेंथ। देखो क्या लिखा मैंने, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ये आप सभी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। कह रहा हूँ, और मैंने ये आपको बता दिया है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। फ्रीक्वेंसी हम और आप हमारे आपके हाथ में ही नहीं है चेंज करना। फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करता है भाई, सोर्स वही है तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। अब मैं कह रहा हूँ कि सी चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि मीडियम चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ आपको वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही क्वांटिटी बची है जो इसकी वेलोसिटी चेंज कर सकती है, दैट इज वेवलेंथ। तो आई एम टेलिंग यू कि वेवलेंथ भी चेंज होगा। सो read the first statement. Light when travels from one medium to another, the wavelength of light changes whereas frequency remains same. Perfectly fine statement है। लेकिन मुझसे पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला तो करेक्ट है सर। बी छोड़ के सी पे आते हैं। When a white light passes through the prism, the light with the highest wavelength bends the most. इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अभी मैंने आपको बताया the light with highest frequency bends the most. वेवलेंथ लाल का सबसे ज्यादा है, क्या वो बेंड हो रहा है सबसे ज्यादा? नहीं। बेंड कौन सबसे ज्यादा हो रहा है? बेंड सबसे ज्यादा हो रहा है
वॉयलेट बैंड सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने आई होप आई एम मेकिंग दिस क्लियर कि व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास हो रहा है, बैंड सबसे ज़्यादा वॉयलेट हो रहा है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। सो मोर द फ्रीक्वेंसी मोर विल द बेंडिंग। So when a white light passes through a prism, the light with the highest wavelength bends the most. This is incorrect, sir. So C is incorrect. A is correct, C is incorrect. The minimum distance between an object and human eye should be at least 25 meter to see 25 centimeters to see it clearly. Perfectly fine statement है। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक रखी हुई किताब या ऑब्जेक्ट आप सही से पढ़ नहीं पाओगे। So the minimum distance between an object for a normal eye, obviously I'm telling about a normal eye, अगर चश्मा वश्मा लगा है तो फिर तो दिक्कत है। तो 25 सेंटीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस जो होना ही चाहिए आपको और ऑब्जेक्ट सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में टू सी इट डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली। ए बी सही है, सी गलत है। अब डी आते हैं। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया uses concave lens to correct his vision as the image formed without the use of any external lens will be behind the retina। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मेरे को इतना नहीं पता है, मेरे को सिर्फ ये पता है मायोपिया जो होता है जवान लड़कों में होता है, जवान लोगों में होता है और दूर की देखने की शक्ति कम हो जाती है, नजदीक की चीजें क्लियरली दिखती हैं, दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती हैं। और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो ओल्ड एज में होता है, उसमें नजदीक की चीजें क्लियरली नहीं दिखती हैं। अब ये बताओ दूर की चीजें क्लियरली क्यों नहीं दिखती हैं? ये पता है और मुझे ये भी पता है मायोपिया को सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं। मायोपिया को सही करने के लिए कॉन्केव लेंस ही यूज करते हैं। मेरे को खुद को मायोपिया है तो मुझे पता है, मैं भी चश्मा लगाता हूँ। तो मोस्टली जिन लोगों को भी यंग एज में होता है उनको मायोपिया ही होता है। दूर की चीजें नहीं दिखती हैं क्लियरली, आप बोर्ड पे सही से पढ़ नहीं पाओगे। बुक्स हाउएवर यू कैन रीड, लैपटॉप यू कैन रीड, लैपटॉप में लिखा हुआ वेरी इजीली, बट इफ यू आर अ बैक बेंचर एंड बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है यू विल फेस सम डिफिकल्टी। तो ये तो सही लग रहा है अभी तक, मायोपिया है। इसको करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस है जो हमने याद कर रखा है। आगे क्या स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फंसाया कहाँ है आपको कि विदाउट अगर हम कोई कनकेव लेंस नहीं लगाएंगे तो इमेज जो है कह रहा है बिहाइंड द रेटिना फॉर्म करेगा। अच्छा चलो देख लेते हैं इसको मैं कैसे समझाऊं आपको। इसको मैं एक बनाता हूँ, कनकेव लेंस बनाता हूँ एक। ये कनकेव लेंस है। अगर यहाँ से कोई रे आ रही है, ये ऐसे, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी तो कहते हैं, और ये है कॉन्वेक्स लेंस, राइट। अगर यहाँ से कोई रे आएगी तो ये कन्वर्ज हो जाएगी, इसको कन्वर्जिंग रे लेंस भी कहते हैं, है ना। अब मुझको एक चीज बताओ कि इमेज जो है, अगर इमेज ऑलरेडी रेटिना, रेटिना क्या होता है वो देख लेते हैं। रेटिना ये है जहाँ पे आपका इमेज होता है, आंख नॉर्मल विजन है। अगर बताओ मुझको इमेज ऑलरेडी रेटिना के पीछे फॉर्म हो रहा होता और मैं यहाँ पे एक वो कन्वर्ट डाइवर्जिंग लेंस लगा देता तो इमेज तो और पीछे चली जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये वाला इंसान जो है, ये वाला लेंस जो है उसको तो और डाइवर्ज कर रहा है ना, हमें तो कन्वर्ज कराना है अगर इमेज बैक साइड फॉर्म हो रही है तो इसलिए इमेज जो है वो बैक साइड फॉर्म नहीं होती है, इमेज जो है वो फ्रंट साइड फॉर्म होती है। मायोपिया के केस में हमेशा याद रखना, रेटिना के आगे इमेज फॉर्म होती है, रेटिना के पीछे नहीं। रेटिना के आगे अगर इमेज फॉर्म हो रही है तब मैं यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस लगाऊंगा, वो इसको थोड़ा डाइवर्ज करेगा, फिर हमारे आंख का कॉन्वेक्स लेंस आएगा और वो इसको परफेक्टली रेटिना पे इमेज बनवा देगा। हाइपरमेट्रोपिया के केस में उल्टा है। हाइपरमेट्रोपिया के केस में इमेज जो है बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो रहा है, मैं यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस और लगाऊंगा, उसको और डाइवर्ज कन्वर्ज करेगा, फिर एक अपने आंख का कॉन्वेक्स लेंस है उसको फर्दर कन्वर्ज करेगा, देन द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर। और इसमें मुझे और आपको कुछ बताना है क्या? लेट मी सी, और कोई क्वेश्चन बचा है? एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। अब आप मुझे एक चीज बताओगे कि ह्यूमन आंख, परसिस्टेंस ऑफ विजन एक चीज होती है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। जब लाइट पढ़ रहे हैं, आई पढ़ रहे हैं, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन भी बता देता हूँ। मतलब मेरे आंख की क्षमता कितनी है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखा मैंने, वो ऑब्जेक्ट हट गया है, मेरे आंख पे उसकी इमेज कितने देर तक के लिए बनी रहेगी, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन, एंड दैट इज 1/16 ऑफ सेकेंड।
मतलब एक इमेज 1/16 ऑफ सेकेंड तक मेरे आंख पे बनी रहेगी। ठीक है, ये एक फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। लूसी मिशन इज द नासा स्पेस प्रोब टू स्टडी ट्रोजन, करेक्ट, बहुत सही स्टेटमेंट है ये। एनविजन इज अ वेनिस मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। पिछले क्लास में मैंने पूछा था, एक आध बच्चों ने कमेंट भी किया था, सही स्टेटमेंट है ये। फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन ऑफ इंडिया हैज बीन ओपन इन उत्तराखंड, ये देख लेना उत्तराखंड में ही है, मुझे जहां तक याद है। दिस इज नॉट देहरादून, चमोली, आई गेस इट इज इन चमोली, उत्तराखंड में चमोली एक जगह है, वहां है। सिंगापुर हैज कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेटेड ट्रैवल लैंड, सही बात है, ये भी सही है। सिंगापुर ने एक कॉन्सेप्ट लिया है कि उस लेन में सिर्फ वही लोग चलेंगे जिन्होंने वैक्सीन ले रखी है। सो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं और इसका आंसर हो जाएगा ई। लेट मी सी, कोई और बचा क्या? नहीं, नहीं बचा है। हाउएवर क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको नहीं कराया क्योंकि ये ज्योग्राफी का सवाल है, मुझे थोड़ा बहुत ही आता है, आप देख लेना। सो बस सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, आपको ये अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, अब चलो अच्छे से पढ़ाई करो। बाय।